हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग आज से यहां पर क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज आपका यहां पर चैप्टर नंबर 1 है। यहां पर हम लोग सौरमंडल में पृथ्वी अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर आज के अध्याय में हम लोग ब्रह्मांड की सैर पर चलेंगे। बचपन से ही हम लोग रात के समय में आकाश में असंख्य तारों को देखकर उनके बारे में तरह तरह की धारणाएं बनाते थे। हम लोगों ने रात के समय टिमटिमाते हुए तारों के बारे में अपने घर के जो भी बुजुर्ग हैं, यानी हमारे जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनसे इनके बारे में तमाम तरह की कहानियां सुनी हुई हैं। बचपन में जब भी हम लोग रात के समय आकाश को देखते थे तो हमारे मन में ये ख्याल आता था कि ये तारे हम पर टूटकर क्यों नहीं गिरते हैं, ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये तारे इनमें से कुछ बड़े हैं तो कुछ छोटे क्यों हैं। इस तरह के तमाम सवाल हमारे मन में आते भी थे। बचपन में एक पहेली भी आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि एक थाल मोती से भरा और मोती उसमें से एक भी ना गिरे। ये अंतरिक्ष में टिमटिमाते हुए तारों के लिए थी कि अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों तारे हैं, ये लगातार टिमटिमाते हैं लेकिन फिर भी हम पर गिरते नहीं हैं। तो इस तरह की पहेलियां भी हमने सुनी हैं। तो बचपन से ही हमारे मन में ये जानने की इच्छा है कि वास्तव में ये जो अंतरिक्ष है जिसमें लाखों करोड़ों तारे टिमटिमा रहे हैं, ये क्यों टिमटिमा रहे हैं, ये अंतरिक्ष जो हम लोग देख रहे हैं इसका विस्तार कहाँ तक है। इस तरह की तमाम जो चीजें हैं हमारे मन में बचपन से ही चल रही हैं। तो आज के अध्याय में हम इन सब चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक इमेज दिया गया है। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं इसका जो बाहरी गोला है ब्रह्मांड है, यानी जो अंतरिक्ष हम लोग देखते हैं जो अनंत तक फैला हुआ है, इस अनंत तक फैले हुए अंतरिक्ष को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड जो है संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर्वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड कितना ज्यादा है, इसकी सीमाएं कहां तक हैं, तो ब्रह्मांड की जो विशालता है इसकी कल्पना करना या इसका मेजरमेंट करना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ब्रह्मांड का विस्तार जो लगातार हो रहा है। ब्रह्मांड के अंदर आ जाती हैं आकाशगंगाएं, जैसा कि आप यहां पर इमेज में देख पा रहे हैं। ब्रह्मांड के अंदर आ जाती हैं आकाशगंगाएं। तो आकाशगंगा जो है ये करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। तो आकाशगंगा में जो करोड़ों तारे होते हैं, बादल होते हैं, गैस होते हैं, इनसे मिलकर आकाशगंगा बनती है। और करोड़ों आकाशगंगा मिलकर जो है या लाखों आकाशगंगा मिलकर जो है ये ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। प्राचीन भारत में आकाशगंगा की जो कल्पना है आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई थी। इसी आधार पर इसका नाम भी पड़ा है आकाशगंगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो लाखों करोड़ों आकाशगंगा हैं ये मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। आकाशगंगा के भीतर आ जाते हैं सौरमंडल, यानी जैसा कि हम यहां पर देख पा रहे हैं कि आकाशगंगा के भीतर करोड़ों तारे होते हैं। इन करोड़ों तारों के बीच में सौरमंडल होते हैं। तो हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे हम लोग मंदाकिनी या फिर मिल्की वे के नाम से जानते हैं। सौरमंडल का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक सूरज होता है और उसके इर्द गिर्द कुछ ग्रह उसकी परिक्रमा लगा रहे होते हैं, उसको सौरमंडल कहा जाता है। तो हमारा सौरमंडल जो है जिस आकाशगंगा में स्थित है उसको हम लोग मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। यानी हमारी मंदाकिनी में हमारे अलावा ऐसे लाखों सौरमंडल अन्य भी हो सकते हैं। हम जिस ग्रह पर निवास करते हैं उसको पृथ्वी कहा जाता है और पृथ्वी जो है ये सौरमंडल का एक भाग है। और हमारा सौरमंडल जो है आकाशगंगा यानी मिल्की वे जो आकाशगंगा है हमारी उसका एक पार्ट है और हमारी आकाशगंगा एक ब्रह्मांड का एक पार्ट है। तो यहाँ पर आप इमेज को देखकर समझ पा रहे होंगे कि हम जिस ग्रह पर निवास कर रहे हैं वो पृथ्वी, वो हमारे सौरमंडल का एक पार्ट है। हमारा सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा का एक पार्ट है और हमारी जो आकाशगंगा है ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं आकाशगंगाएं इस प्रकार से दिखती हैं। तो यहां पर आकाशगंगा की इमेज लगाया गया है। इसमें देखिए लाखों करोड़ों तारे हो सकते हैं और लाखों करोड़ों तारों के अपने खुद के सौरमंडल हो सकते हैं। यहां पर आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए यहां पर बताया गया है कि सूर्य, चंद्रमा या फिर वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती या टिमटिमाती हुई दिखाई देती हैं, इन्हें खगोलीय पिंड या फिर आकाशीय पिंड कहा जाता है। हमारी पृथ्वी यह भी एक खगोलीय पिंड है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि रात के समय टिमटिमाते हुए तारे हैं उन्हें हम दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं। देखिए क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश काफी ज्यादा तेज होता है, तो तेज प्रकाश होने की वजह से रात में आसमान में चमकने वाले जो तारे हैं वो हमें दिन में दिखाई नहीं देते हैं। खगोलीय पिंड और उनकी गति के संबंध में इनका अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहा जाता है। यानी खगोलीय पिंडों और उनकी गति का जो अध्ययन करने वाले लोग हैं उनको हम लोग खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट ने कहा था कि सभी जो ग्रह हैं या फिर उनके जो उपग्रह हैं ये परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। यानी ग्रहों के पास या फिर उपग्रहों के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है,
ये सूर्य के प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं और इसी वजह से ये चमकते हुए प्रतीत होते हैं। जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है वो तारे कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश है वो तारे कहलाते हैं। वास्तव में ऐसे जो पिंड हैं ये गैसों से बने होते हैं, आकार में काफी ज्यादा बड़े होते हैं और काफी ज्यादा गर्म होते हैं। तो सूर्य जो है, सूर्य भी एक तारा है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि मयंक सर तो कह रहे थे रात में असंख्य मात्रा में तारे टिमटिमाते हैं, तो रात में टिमटिमाने वाले तारों का प्रकाश हम तक क्यों नहीं आ पाता है? देखिए, चूंकि सूर्य जो है हमारे सबसे नजदीक है। नजदीक का मतलब इतना ज्यादा नजदीक भी नहीं है कि हम हाथ बढ़ाकर वहां पर पहुंच जाएं, लाखों करोड़ों मील की दूरी पर है। फिर भी सूर्य जो है अन्य तारों की अपेक्षा हमारे नजदीक है। इस वजह से सूर्य का प्रकाश हमारे पास ज्यादा मात्रा में आ पाता है, जबकि रात के समय टिमटिमाते हुए जो तारे हैं वो करोड़ों मील की या असंख्य मील की दूरी पर हैं और उनका प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता है या फिर बहुत अल्प मात्रा में पहुंच पाता है। इसी वजह से रात के समय टिमटिमाने वाले जो तारे हैं उनका प्रकाश या उनकी ऊष्मा हमें महसूस नहीं हो पाती है। अब देखिए, रात में जब आप लोग आकाश को देखते होंगे तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमें रात में आकाश में तारों के विभिन्न समूह दिखाई देते हैं। तो तारों के जो विभिन्न समूहों के द्वारा जो आकृतियां बनाई जाती हैं उनको नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अर्सा मेजर या फिर बिग बियर ये भी इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। आपने नाम सुना होगा भारतीय संस्कृत में या भारतीय कल्चर में या भारतीय शास्त्रों में एक नाम सुना होगा, सप्तऋषि तारा मंडल। सप्त का मतलब होता है 7 और इसी का मतलब आप जानते हैं जो कि ज्ञानी व्यक्ति हैं, यानी 7 तारों का एक समूह है, इनको सप्तऋषि कहा जाता है। तो सप्तऋषि जो तारा मंडल है इसी अर्सा मेजर या फिर इसी नक्षत्र मंडल का एक पार्ट है। प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में जब लोगों के पास कंपास वगैरह नहीं होती थी तो प्राचीन समय में लोग रात में जो दिशा का निर्धारण है वो तारों की सहायता से करते थे, क्योंकि अंतरिक्ष में कुछ तारे ऐसे हैं जिनकी दिशा परिवर्तित नहीं होती है, जो अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। तो प्राचीन भारत के जो लोग थे वो रात के समय में दिशा का निर्धारण जो है तारों की सहायता से करते थे। जैसे यहाँ पर उत्तरी तारा की बात की गई है, उत्तरी तारा को जो है ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है और उत्तरी तारा जो है या फिर ध्रुव तारा जो है ये उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है। उत्तरी तारा हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर रहता है और हम इसकी जो लोकेशन है सप्तऋषि की सहायता से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सप्तऋषि तारा मंडल जो है इसकी सहायता से हम लोग जो है ध्रुव तारे की लोकेशन देख सकते हैं और इसकी सहायता से हम लोग दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है और ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड जो है ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहा जाता है और प्लेनेट जो है ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। हमारी पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं यह भी एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा जो है सूर्य से प्राप्त करती है। अब देखिए, एक फैक्ट की बात यहाँ पर बताई गई है। जैसे हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो हमें चंद्रमा जो है रात के समय प्रकाशित होता दिखाई देता है। अगर हम चंद्रमा से रात को समय पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी भी हमें प्रकाशित होते हुए प्रतीत होगी। वास्तव में ना तो चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है ना ही पृथ्वी के पास अपना प्रकाश है, ये दोनों ही सूर्य से प्राप्त होने वाले प्रकाश को परावर्तित करते हैं, इसी वजह से ये चमकते हुए प्रतीत होते हैं। अब देखिए, ग्रह के अलावा उपग्रह भी होते हैं। ग्रह जो है अपने सौरमंडल के जो मुखिया है उसकी परिक्रमा करते हैं, जबकि उपग्रह जो है अपने संबंधित ग्रह की परिक्रमा करते हैं। तो उपग्रह क्या है? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो देखिए, उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक उपग्रह है, तो प्राकृतिक उपग्रह में चंद्रमा आ जाता है, और कृत्रिम उपग्रह या फिर मानव निर्मित उपग्रह जो है एक कृत्रिम पिंड होता है और कृत्रिम पिंड को जो है वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी जुटाने में या फिर पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए, पृथ्वी पर मौसम के पूर्वालोकन के लिए कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में रॉकेट के माध्यम से पहुंचाया जाता है और पृथ्वी की कक्षा में इन्हें स्थापित किया जाता है। अब हम अपने यहाँ पर सौरमंडल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सौरमंडल जो शब्द है कहाँ से निकल कर आया है। देखिए, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल जो है सूर्य देवता को कहा जाता है और जो सौर शब्द है वो सोल शब्द से ही निकला हुआ है। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल या फिर सोलर सिस्टम कहा जाता है। तो अब हम लोग अपने सौरमंडल की बात करते हैं। तो हमारे सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जिनमें छोटे ग्रह और उल्का पिंड आते हैं।
तो ये सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं और इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा सौरमंडल का मुखिया सूर्य है और बाद बाकी 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आ जाते हैं। तो वर्तमान समय में सौरमंडल में पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं और इनका यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। देखिए, हमारे सौरमंडल के कुछ ग्रहों को आंतरिक ग्रह की श्रेणी में और कुछ ग्रहों को बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल हैं। यानी कि शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ये चारों ग्रह सूर्य से नजदीक पड़ते हैं और सूर्य से अच्छी खासी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश ग्रहण करते हैं। ये सभी ग्रह जो हैं ये ठोस चट्टानों से बने हुए हैं। अब बाद बाकी बचते हैं बाह्य ग्रह। तो बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आ जाते हैं। ये जो चारों ग्रह हैं बाद बाकी बाह्य वाले ग्रह, ये सूर्य से काफी ज्यादा दूर हैं और ये आकार में भी बड़े हुए हैं। अब देखिए, इन ग्रहों तक सूर्य का जो प्रकाश है उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पाता है जितना आंतरिक ग्रहों तक पहुंचता है। तो इसी वजह से इन ग्रहों पर गैसों की मात्रा ज्यादा है। यानी ये जो बाह्य ग्रह हैं ये गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं, इन पर गैसों और तरल पदार्थों की मात्रा काफी ज्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने सौरमंडल के मुखिया सूर्य की। सूर्य जो है हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और यह हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। यानी हमारे जो ग्रह और उपग्रह हैं उन ग्रहों और उपग्रहों में सूर्य जो है सबसे बड़ा है। अगर हम लोग पृथ्वी से कंपेयर करें तो हमारी पृथ्वी से ही है 10 लाख गुना बड़ा है। जैसा कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सूर्य जो है तारा है और तारा होने की वजह से यह अत्यंत गर्म गैसों से बना है। सूर्य का जो खिंचाव बल है इस सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य हमारे सौरमंडल में प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य में जो अपार ऊष्मा या ऊर्जा आपको दिखती है इसका स्रोत सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। इन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया की वजह से ही सूर्य में अपार ऊर्जा जनरेट होती है। पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। यानी हमारी पृथ्वी से सूर्य जो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। अब देखिए, यहाँ पर प्रकाश की गति के बारे में बताया गया है। प्रकाश की गति जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुआ जो प्रकाश है इस सूर्य से पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। इस सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। तो 8 मिनट 16 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया। ये फैक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी पूछी जाती है और दूसरा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है ये पूछा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, यहां पर आप लोग इमेज में सूर्य और अन्य जो 8 ग्रह हैं इनको देख पा रहे हैं। तो सूर्य जो है हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और बाद बाकी जो हमारे ग्रह और उपग्रह या फिर अन्य जो खगोलीय पिंड हैं उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो सौरमंडल के सभी जो 8 ग्रह हैं एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यानी कि जो हमारे ग्रहों का जो पथ है वो दीर्घवृत्ताकार पथ है और दीर्घवृत्ताकार पथ कक्षा कहलाते हैं। यानी हर ग्रह हमारा जो है हमारे सौरमंडल का जो हर ग्रह है अपनी एक निश्चित कक्षा में रहकर सूर्य की परिक्रमा करता है। जैसे जैसे सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ती जाती है वैसे ही उनके जो परिक्रमण का समय है ये भी बढ़ता जाता है। देखिए, यहाँ पर आप इमेज में देखें तो आप ये पाएंगे सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है। सबसे पास वाला है मरकरी या फिर बुध। तो बुध जो है सूर्य के सबसे पास में है तो इसका जो कक्षीय पथ है इसकी लंबाई भी कम है। जब कक्षीय पथ की लंबाई कम होगी तो बुध को सूर्य की परिक्रमा लगाने में कम समय लगेगा। तो इसी वजह से बुध जो है सूर्य की कम समय परिक्रमा लगा पाता है। यानी बुध का जो परिक्रमण काल है 88 दिन है। वहीं जो वरुण ग्रह है या नेपच्यून है ये सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है। तो सबसे ज्यादा दूरी पर होने की वजह से जो नेपच्यून या फिर वरुण का जो कक्षीय पथ है इसकी लंबाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जब इसके कक्षीय पथ की लंबाई काफी ज्यादा होगी तो इसको सूर्य की परिक्रमा लगाने में काफी लंबा समय भी लगेगा। तो इसी वजह से वरुण का जो परिक्रमण काल है ये काफी ज्यादा है। वरुण का जो परिक्रमण काल है वो 165 वर्ष है। यहां पर देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले बुध पड़ता है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण। ये सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम है। ग्रहों के आकार के आधार पर देखें तो यहां पर बढ़ते क्रम में बताया गया है। सबसे छोटा बुध है, बुध से बड़ा मंगल, मंगल से बड़ा शुक्र, शुक्र से बड़ी पृथ्वी, पृथ्वी से बड़ा अरुण, फिर वरुण, फिर शनि, फिर बृहस्पति। यानी बृहस्पति जो है आकार में सबसे बड़ा ग्रह है।
तो यहां पर सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह जो है वो है बुध, और सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है जुपिटर या फिर बृहस्पति। अब देखिए, ग्रह जो है ये दो प्रकार की गति करते हैं। एक तो ये सूर्य की परिक्रमा भी लगाते हैं, और दूसरा ये अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। अक्ष का मतलब आप लोग जानते होंगे, साइकिल का पहिया आपने देखा होगा, तो साइकिल का पहिया जो है, साइकिल के पहिए के केंद्र में एक धुरी लगी होती है, तो वो जो धुरी आप देखते हैं वो अक्ष होता है। तो वैसे ही क्या है, वैसे ही ग्रह जो है, ग्रह अपने अक्ष पर यानी अपने अक्ष पर भी रोटेट करते हैं और सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करते हैं। तो ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या फिर परिभ्रमण कहलाता है, जबकि उनका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना जो है परिक्रमण कहलाता है। तो कभी भी परिभ्रमण और परिक्रमण में कंफ्यूजन नहीं होना है। परिभ्रमण का मतलब होता है कि ग्रह जो है अपने ही अक्ष पर रोटेट कर रहा है, और परिक्रमण का मतलब यह है कि ग्रह जो है एक निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा लगा रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताया गया है कि हमारे सौरमंडल में शुक्र और यूरेनस, शुक्र और अरुण, यूरेनस का मतलब अरुण, शुक्र और अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन और जो परिक्रमण की दिशा है ये एक ही रहती है, जबकि शुक्र और यूरेनस की जो घूर्णन और परिक्रमण की दिशा है ये विपरीत है। तो शुक्र और अरुण जो है ये पूर्व से पश्चिम अर्थात दक्षिणावर्त हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिशाओं का ज्ञान आपको होगा, ये पूर्व है, इधर पश्चिम पड़ती है, ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है। तो जो शुक्र और यूरेनस हैं इनकी रोटेशन कैसी है, ये इस तरह से घूमते हैं। बाद बाकी जो अन्य ग्रह हैं उनकी रोटेशन इस प्रकार की है, जबकि इन ग्रहों की रोटेशन कैसी है, इन ग्रहों की रोटेशन इस पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर है, यानी ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमते हैं, अर्थात ये दक्षिणावर्त हैं। जबकि अन्य सभी ग्रहों की रोटेशन जो है वामावर्त है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पृथ्वी पर जैसे सूर्य जो है पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है, जबकि शुक्र और यूरेनस पर क्या है, सूर्योदय कहां पर होगा, पश्चिम में होगा, और सूर्यास्त कहां पर होगा, पूर्व में होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको अच्छे से याद भी रखना है कि हमारे सौरमंडल के दो ग्रह ऐसे हैं जिनकी रोटेशन जो है विपरीत है, यानी कि यहां पर इनकी जो घूर्णन और परिक्रमण की दिशा है विपरीत है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त में घूमते हैं, जबकि अन्य सभी ग्रह जो है वामावर्त में घूमते हैं। यानी हमारे जो अन्य सभी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहे हैं, जबकि शुक्र और अरुण जो है, शुक्र और यूरेनस जो है ये दक्षिणावर्त हैं, यानी पूर्व से पश्चिम घूम रहे हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताया गया है। जिस समय हम पढ़ा करते थे, जिस समय मैं क्लास 6 में था, उस समय तक 9 ग्रह हुआ करते थे, और आपने भी सुना होगा कि हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं। तो 9वां ग्रह कौन सा था? 9वां ग्रह प्लूटो को कहा जाता था। तो 2006 से पहले तक प्लूटो को सौरमंडल का 9वां और सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि यह ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है, यानी बुध से भी छोटा ग्रह से माना जाता था। तो प्लूटो की खोज की बात करें तो प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बेग ने की थी। हालांकि सन 2006 में प्राग में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के एक सम्मेलन में जो ग्रहों की निर्धारित परिभाषा है उसके अनुसार प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया, इसको एक क्षुद्र ग्रह मान लिया गया, यानी प्लूटो को अब ग्रह का दर्जा नहीं है। इसी वजह से हमारे सौरमंडल में अब 8 ग्रह रह गए हैं। पहले के समय में 9 ग्रह थे। अब चूंकि प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा दिया गया है, तो बौने ग्रह का दर्जा देने की वजह से इसको ग्रह के दर्जे से हटा दिया गया है। तो इस वजह से हमारे सौरमंडल में अब 8 ग्रह रह गए हैं। अब देखिए, यहां पर हमारे सौरमंडल के ग्रहों के परिक्रमण काल, घूर्णन काल और उनके उपग्रहों के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहां पर हम लोग बारी बारी से उन सभी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुध की। बुध, जिसे मरकरी भी कहा जाता है, बुध सूर्य के सबसे नजदीक है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन का समय लगता है। वहीं अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में इसे 59 दिन का समय लगता है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध के बाद आ जाता है शुक्र। शुक्र को वीनस भी कहा जाता है। देखिए, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन का समय लगता है, जबकि अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में इसको 243 दिन का समय लगता है। देखिए, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे सौरमंडल का ये सबसे लंबा घूर्णन काल वाला ग्रह है। यानी हमारे सौरमंडल में जितने भी 8 ग्रह हैं उन ग्रहों में सबसे लंबा घूर्णन काल जो है शुक्र का है। इसके बाद है पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है दूरी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर देखें तो तीसरा ग्रह है, और आकार में देखें तो आकार में पृथ्वी जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी जो है ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी हुई है, यही कारण है कि इसे भू आब कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। ये पृथ्वी पर
वातावरण है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल हमारी पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर जीवन नहीं है, केवल पृथ्वी पर ही जीवन विद्यमान है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी का 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। इसी वजह से जब भी हम इसे अंतरिक्ष से देखते हैं तो यह नीली दिखाई देती है। इसी वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा लगाने में 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। वहीं अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में इसको 23 घंटा, 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। देखिए, आपको याद होगा कि लीप ईयर वाले साल में 366 दिन होते हैं और फरवरी में 29 दिन होते हैं, ये आपको पता होगा। तो जो लीप ईयर है वो लीप ईयर इसीलिए बनता है कि जब 4 साल में ये जो समय आप देख पा रहे हैं कि 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट, 46 सेकंड, ये पूरा समय नहीं है ना। तो यहाँ पर जब ये 4 साल में पूरा का पूरा एक दिन का समय 24 घंटे का समय बन जाता है, तो एक अतिरिक्त दिन लीप ईयर वाले साल में जोड़ दिया जाता है। तो हम लोग फरवरी में एक अतिरिक्त दिन देखते हैं। इसी वजह से लीप ईयर वाली जो फरवरी होती है वो 29 दिनों की होती है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में भी जान लेते हैं। तो चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। देखिए, व्यास के बारे में आपने गणित में पढ़ा होगा। व्यास का मतलब होता है कि वृत्त के केंद्र बिंदु से गुजरने वाली इसकी परिधि के दोनों छोरों को जो छूने वाली रेखा होती है वो व्यास कहलाती है। तो चंद्रमा का व्यास जो है हमारी पृथ्वी के व्यास की तुलना में 1/4 है। चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी का सहचर है, यानी साथी है, और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, साथ ही साथ यह सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी है इसकी। चंद्रमा का जो परावर्तित प्रकाश है यह हम तक यानी पृथ्वी तक 1.25 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो है लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। यानी कहने का मतलब ये चंद्रमा का जो परिक्रमण काल है और इसका जो घूर्णन काल है, इस दोनों का समय जो है एक ही है। लगभग 27 दिन में ये अपना परिक्रमण और घूर्णन पूरा करता है। तो परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका घूर्णन और परिक्रमण काल एक है। इसी वजह से चंद्रमा का हम केवल एक ही भाग देख पाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चंद्रमा की जो परिस्थितियां हैं वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ पर गड्ढे, क्रेटर, खाई वगैरह ये सब पाए जाते हैं या पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं, तो ये जीवन के लिए अनुकूल तो बिल्कुल नहीं है। अब तक मानव इतिहास में अंतरिक्ष में कोई इकलौता ऐसा पिंड है जिस पर मानव पहुंचा है, मानव ने अपने कदम रखे हैं। तो चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति जो थे वो नील आर्मस्ट्रांग थे। तो नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। अब देखिए, नील आर्मस्ट्रांग का नाम तो काफी ज्यादा फेमस है। इनके साथ एक और साथी हैं इनके, वो है बुज एल्ड्रिन। तो नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा की सतह पर दूसरा कदम रखने वाले व्यक्ति जो है वो बुज एल्ड्रिन थे, जो कि इनके ही साथी थे। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि नील आर्मस्ट्रांग के अलावा अन्य दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो दूसरा व्यक्ति है बुज एल्ड्रिन। अब देखिए, यहां पर बताया गया है कि पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं, और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा कब होती है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच स्थित होती है, तब पूर्णिमा होती है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें चंद्रमा के विभिन्न चरण देखने को मिलते हैं। कभी कभी तो चंद्रमा हमें पूर्ण रूप में दिखाई देता है, कभी कभी हमें आधा दिखाई देता है, कभी कभी आधे से भी कम दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे कारण ये है कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो कई बार क्या होता है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की परछाई पड़ती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो इस वजह से चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है। आप जैसे यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक तरफ तो सूर्य है, बीच में यहाँ पर पृथ्वी है, और एक साइड में यहाँ पर आपका मून है, चंद्रमा है। तो देखिए, जब सूर्य की किरणें जो है चंद्रमा पर इस तरह से सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पर इस चंद्रमा का आधा भाग जो है एकदम चमकता हुआ दिखाई देता है। और इस समय की जो सिचुएशन होती है पूर्णिमा वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि इस समय ये जो चमकता हुआ भाग है ये पृथ्वी के ठीक सामने होता है। इसी वजह से हम चंद्रमा का पूरा रूप देख पाते हैं। इसे पूर्णिमा कहा जाता है। जब सिचुएशन इस तरह की हो कि एक तरफ सूर्य हो, बीच में आपका चंद्रमा हो, और इधर आपका क्या है, इधर आपकी पृथ्वी हो, तो उस समय क्या होगा? इस समय सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के एक भाग पर पड़ता है, लेकिन यह भाग जो है सूर्य के सामने रहता है, ना कि पृथ्वी के सामने। और ये वाला जो पार्ट है ये डार्क साइड रह जाती है, और डार्क साइड जो है हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देती है। तो इसी वजह से अमावस के टाइम पे हमें चंद्रमा वाला जो डार्क साइड है ये दिखाई नहीं देता है, और ये जो समय होता है इसमें मान लेते हैं कि चंद्रमा गायब हो गया है। अब बात करते हैं मंगल की। तो मंगल आकार की दृष्टि से 7वां बड़ा,
ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में ये चौथे स्थान पर आता है। मंगल का जो परिक्रमण काल है, यानी मंगल सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरी करता है, वहीं अपने अक्ष पर इसका घूर्णन काल जो है 24 घंटा 37 मिनट और 35 सेकंड है। देखिए मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। तो फोबोस और डीमोस मंगल के दो उपग्रह हैं। अब देखिए पांचवा हमारा ग्रह है बृहस्पति, यानी कि जुपिटर। तो जुपिटर जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में यह 5वें स्थान पर आता है। बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। देखिए बृहस्पति ग्रह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। तो रेडियो ऊर्जा होने की वजह से इसमें तारे के गुण भी माने जाते हैं। तो बृहस्पति हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें तारा और ग्रह दोनों के गुण हैं। इसका जो परिक्रमण काल है, यानी सूर्य की परिक्रमा करने का जो समय है वो 12 वर्ष है। वहीं इसका घूर्णन काल यानी अपने अक्ष पर घूमने का समय जो है 9 घंटा 56 मिनट है। यानी हमारे सौरमंडल में सबसे कम घूर्णन काल वाला ग्रह जो है वो बृहस्पति ही है। वर्तमान में इसके उपग्रहों की संख्या जो है 95 है। देखिए जिस समय मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 95 है। गैनीमीड, कैलिस्टो, लो या फिर आयो और यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं। गैनीमीड जो कि बृहस्पति का उपग्रह है, ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। इसके बाद है शनि। देखिए शनि जो है बृहस्पति के बाद आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में ये 6वें स्थान का ग्रह है। शनि की खास विशेषता क्या है कि शनि के चारों ओर वलय रिंग पाए जाते हैं। तो शनि के चारों ओर वलयों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। इसका जो परिक्रमण काल है, यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने का समय है, वो 29 वर्ष 5 महीने है, जबकि इसका घूर्णन काल अपने अक्ष पर घूमने का समय जो है 10 घंटा 40 मिनट है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये मैंने करंट का फैक्ट यहां पर ऐड किया है। वर्तमान में शनि के उपग्रहों की संख्या 145 है और ये सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। देखिए बीच में क्या हुआ था, बीच में बृहस्पति के कुछ उपग्रह खोजे गए थे, तब बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या ज्यादा हो गई थी। लेकिन अभी हाल में ही रिसर्च हुई है, उस रिसर्च के अकॉर्डिंग शनि के उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो शनि एक बार फिर सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है। तो वर्तमान में शनि के उपग्रहों की संख्या 145 है। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जबकि सौरमंडल का द्वितीय बड़ा उपग्रह है। यानी गैनीमीड के बाद टाइटन जो है हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके अलावा इसके अन्य उपग्रहों में एनसेलेडस, फोबे इसके अन्य उपग्रह हैं। अब देखिए 7वें नंबर पर आ जाता है अरुण या फिर यूरेनस। तो अरुण जो है आकार में तीसरा बड़ा और सूर्य से दूरी के क्रम में 7वें स्थान पर आता है। अरुण ग्रह की खोज जो है सर विलियम हर्शेल ने की थी। इसका परिक्रमण काल यानी सूर्य की परिक्रमा करने का समय 84 वर्ष और घूर्णन काल जो है 17 घंटा 14 मिनट है। इस ग्रह के 27 ज्ञात उपग्रह हैं। देखिए अरुण ग्रह का जो अक्षीय झुकाव है, अपने अक्ष पर झुकाव है, बहुत ज्यादा है। तो अक्षीय झुकाव अधिक होने की वजह से इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण के बाद आ जाता है फिर वरुण या फिर नेपच्यून। तो नेपच्यून जो है आकार में चौथा और सूर्य से दूरी के क्रम में 8वां या फिर अंतिम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल हमारे सौरमंडल के ग्रहों में सबसे ज्यादा है, यानी इसका परिक्रमण काल जो है 165 वर्ष है। वहीं इसका घूर्णन काल यानी अपने अक्ष पर घूमने का समय 16 घंटा 7 मिनट है। देखिए वरुण ग्रह जो है हरे नीले रंग का प्रतीत होता है और यह सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसके 14 ज्ञात उपग्रह हैं। ट्राइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में क्या होता है कि बच्चे टाइटन को ट्राइटन से कंफ्यूज कर देते हैं। देखिए ट्राइटन जो है वो वरुण का उपग्रह है और टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। तो कई बार बच्चों को लगता है कि ट्राइटन गलती से लिख गया है, टाइटन होना चाहिए था। नहीं, टाइटन जो है शनि का उपग्रह है और ट्राइटन जो है वरुण का उपग्रह है। तो आपको मिक्स नहीं करना है, तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए इसके बाद क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं जिनको एस्टेरॉयड कहा जाता है। वास्तव में क्षुद्र ग्रह जो है ये ग्रह के ही पार्ट हैं। जिस समय ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, महाविस्फोट हुआ था, उसी समय ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये ग्रह से टूटकर अलग हो गए थे और ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जिस तरह से हमारे पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो ये क्षुद्र ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरी की पूरी एक एस्टेरॉयड बेल्ट है और ये एस्टेरॉयड बेल्ट जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाई जाती है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपको पता होना चाहिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब है उल्का पिंड। देखिए उल्का पिंड वास्तव में ग्रहों, उपग्रहों और क्षुद्र ग्रहों से निकले हुए पत्थर के टुकड़े हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं। तो जब भी ये पत्थर के टुकड़े किसी भी ग्रह के
वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वहां पर मौजूद गैसों के साथ इनका घर्षण होता है, इस वजह से ये जलने लगते हैं। तो जब भी उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो हमारे वायुमंडल में मौजूद जो गैसें हैं, गैसों से इनका घर्षण होता है, इसकी वजह से इन उल्काओं में आग लग जाती है और हमें जलती हुई दिखाई देती हैं। तो इसे ही टूटता हुआ तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं। इनमें से कुछ उल्काएं जो होती हैं ये पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही वायुमंडल में ही जल के राख हो जाती हैं, इन्हें उल्कास्म कहा जाता है। जबकि कुछ उल्काएं ऐसी होती हैं जो चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर जाकर गिरती हैं, ये उल्कापिंड कहलाते हैं। देखिए, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, क्षुद्रग्रह पट्टी है, उसमें अरबों की संख्या में उल्काएं पाई जाती हैं। हालांकि उल्काओं का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो क्यूपर बेल्ट है, और क्यूपर बेल्ट जो है ये वरुण ग्रह के पश्चात पड़ती है। तो क्यूपर बेल्ट जो है उल्काओं का सबसे बड़ा स्रोत है। मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, और जो आपका नेपच्यून ग्रह है, नेपच्यून का मतलब जो आपका वरुण ग्रह है, वरुण ग्रह के बाहर जो पट्टी आप देख पा रहे हैं ये क्यूपर बेल्ट बोली जाती है, लिखा हुआ भी है क्यूपर बेल्ट। तो क्यूपर बेल्ट जो है उल्काओं का सबसे बड़ा स्रोत है। तो कभी भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वाधिक मात्रा में उल्काएं कहाँ पाई जाती हैं, तो आप बता देंगे क्यूपर बेल्ट में सर्वाधिक मात्रा में उल्काएं पाई जाती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, अब आप लोगों को नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पर जाकर नोट्स को परचेज कर सकते हैं, और इस वीडियो से संबंधित प्रश्नों के अभ्यास के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इसके अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो आप लोगों से मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।